सो वेरी गुड इवनिंग ऑल दी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया। तो अभी क्या है, मेरे को ना बहुत टाइम से बच्चों की एक रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर हमारी अभी बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 11th की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं और अब है ना, अभी हमें सिर्फ ये समझाओ कि सर अभी हमें कंसंट्रेट किस पे करना चाहिए, हमें सीबीएसई पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि एंट्रेंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर सर हमें ना एंट्रेंस के बारे में ये भी नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका एग्जाम कैसे आता है, ये एग्जाम कब होता है, साल में कितनी बारी होता है, ठीक है, और कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, इसका सिलेबस में कुछ प्रीवियस क्लासेस का इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भाई सीबीएसई का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सीबीएसई का कितना इंपॉर्टेंस है, इसमें कितना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सारा का सारा एक बार चेक करने के लिए, एक बार समझने के लिए हमने ये सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई वर्सेस एंट्रेंस एग्जाम की। और ये बच्चों को एक मिथ है, ठीक है, जो कि अभी एंड तक जाते जाते आपको क्लियर करेंगे कि सीबीएसई और एंट्रेंस क्या वाकई में बहुत अलग अलग डोमेन्स हैं, क्या ये बिल्कुल भी आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है या कुछ इनका बीच में कोई रिलेशन होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए, सबसे पहले तो भाई क्या क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर वन जो सबसे पहले बच्चों में है कि भाई सर ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये सीबीएसई के चैप्टर से बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है, तो सीबीएसई की पढ़ाई बिल्कुल अलग है और एंट्रेंस की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक कंफ्यूजन ये है। दूसरा ये कि सर अगर हमने राइट टाइम से इसकी तैयारी शुरू नहीं करी और थोड़े से भी लेट हो गए तो हम इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और राइट एज जो है, एक मार्केटिंग, बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम चल रहा है कि राइट एज जो है वो है क्लास 6 से। हाँ, कहते क्लास 6 से एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो, और 6 से लेट हो गए, अगर 6 का फर्स्ट सेकंड टर्म भी तुमने देख लिया तो मतलब तुम इतने ज्यादा लेट हो कि अब तुम एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, शायद तुम्हारा आईआईटी नहीं हो पाएगा। यानी जितने भी लोग आईआईटी क्लियर कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे वही हैं जिन्होंने 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये क्या चीज है और क्या चीज नहीं है अभी धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए पहले तो समझते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दी एंट्रेंस एग्जाम और उसका नेचर ऑफ एग्जाम क्या है। सबसे पहले एग्जाम और सबसे पॉपुलर एग्जाम जो है वो है आपका जेई का एग्जाम। ठीक है, नो दिस इज एशिया टफेस्ट एग्जाम। एग्जाम टफ है डेफिनेटली, बट हाँ नामुमकिन नहीं है। ठीक है, और बहुत बल्क में बच्चा क्लियर करता है। पहली चीज तो ना ये डरना इससे छोड़ दो कि हाँ ये कोई इतना रेयर इवेंट है, ठीक है, जो कि पूरे मेरे को लगता है नेशनल बच्चे के दिमाग में होता है नेशनल लेवल पे सिर्फ 100 बच्चे क्लियर करते हैं और शायद करीब 2-3 करोड़ बच्चा पेपर देता है इसका। ऐसा भी नहीं है, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इतने ज्यादा बच्चे आईआईटीज में हैं जो कि आईआईटीज में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो बच्चा जब आईआईटीज में क्लियर कर सकता है तो आप लोग क्लियर क्यों नहीं कर सकते। फाइन, तो आपका भी आईआईटी जो है वो बहुत इजीली क्लियर हो सकता है। ठीक है, खैर अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एग्जाम में ना, जेई के एग्जाम की अगर हम बात करें तो अभी जो पैटर्न चलता है वो जेई मेंस का पेपर होता है और जेई एडवांस का पेपर होता है। नाउ जेई मेंस बेसिकली क्या है, एक बेसिक लेवल पेपर है जेई का, जिसका आपको एक साल में करीब 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। आप 2 अटेम्प्ट उसमें दे सकते हैं, बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट जो होंगे वो कंसिडर करेंगे। अब जेई मेंस के बेसिस पे, इसके स्कोर के बेसिस पे नेशनल लेवल पे आपको सारे के सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। सिर्फ कुछ सिलेक्टिव रिप्यूटेड कॉलेजेस में इसके ओवर एंड अबव आपको एक एग्जाम और देना होता है विच इज कॉल्ड एज जेई एडवांस, एंड दिस एग्जाम इज ओनली फॉर 2.5 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली। ये परसेंटाइल बेस पे कैलकुलेटेड है, तो जनरली 2.5 लाख बच्चा होता है जो कि जेई एडवांस का पेपर देता है। ठीक है, तो एडमिशन जो है वो जेई मेंस के बाद भी हो जाएगा, बट हाँ कुछ टॉप नॉच कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जेई एडवांस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें जी डॉक्टर साहब की, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, आपका ये जो सपना पूरा होगा, ये एग्जाम पूरा होगा नीट से। ठीक है, तो नीट बेसिकली क्या है, अच्छा अगर मैं जेई की बात करूं तो वो तो सीबीटी एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो तो फाइन। और अगर इसकी बात करूं तो ये तो पेन पेपर मोड पे वही गोले 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 ओएमआर भरते रहते हैं ना। ठीक है, तो वैसे एग्जाम है, करीब 3 घंटे 20 मिनट का ये एग्जाम होगा। ठीक है, जिसके अंदर कुछ 2 सेक्शंस आएंगे। ठीक है, और अब हम इन सेक्शंस के बारे में एक बार समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न डिस्कस करने के लिए, नीट के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता, इसको डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारी जो बायोलॉजी टीम हेड करती हैं मिस नंदिनी। नंदिनी मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एंड बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ये क्या पेपर है, क्या सेक्शंस है, क्योंकि ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सेक्शन है।
ठीक है, करीब एक, हर एक फिजिक्स के अंदर भी 2 सेक्शन, केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन, ठीक है। तो नंदिनी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूजन जो होगी आपकी वो दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा नीट एग्जाम का जो पैटर्न रहता है। अब आप लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि मैम जब से ये पेपर का पैटर्न बदला है, क्या इसमें क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं, क्या इसमें हमें टाइम ज्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा? पेपर तो मैम 720 का ही होता है, फिर इसमें क्वेश्चन ज्यादा कैसे आते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है? तो इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए आइए देखते हैं हम हमारे पूरे पेपर का पैटर्न कि किस तरह से इसमें डिफरेंट सेक्शंस डिवाइडेड हैं और हमें इसे अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो भाई स्टूडेंट्स, ये पेपर है हमारा पेन एंड पेपर बेस्ड। हम लोग इसको प्रॉपर OMR शीट के थ्रू फिलअप करते हैं डिफरेंट सेंटर्स पे जाके, और जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो वो क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। 4 कैसे भाई? सब्जेक्ट्स क्या थे हमारे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिल्कुल सही। अब ये 4 सेक्शंस में ऐसे डिवाइड हुआ कि हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो चुका है, हमारे प्लांट की कथा और हमारे एनिमल्स की कथा। तो हमारे ये 2 सब्जेक्ट्स बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 2 अलग अलग सेक्शन बनके हमारे एग्जाम में आते हैं, और टोटल हमारे कितने सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं? 4 सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी। नाउ विदिन दीज सेक्शंस ओनली यू कैन सी कि इसमें भी ए और बी सेक्शंस डिवाइडेड है, मतलब आपके सब्जेक्ट में भी सब सेक्शंस हैं। अब इनका क्या यूज है और इनका क्या काम है? भाई इसमें जो हमारा सेक्शन ए होगा ना, इसमें हमें मिलेंगे 35 क्वेश्चन, और ये 35 क्वेश्चन हमारे लिए 100% कंपलसरी है। इन पर राइट आंसर पे हमें मिलेंगे 4 नंबर और गलत आंसर पे मिलेगा -1 मार्क, राइट। ये क्वेश्चंस हमारे लिए 100% कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो सेक्शन ए है, ये हमें फिजिक्स में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, बॉटनी में भी मिलता है और जूलॉजी में भी मिलता है। बट एक और सेक्शन इंक्लूड किया गया है, सेक्शन बी, जिसमें हमें मिलते हैं कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। अब इसमें हमारे लिए और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि इस 15 क्वेश्चन में से आपको करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। इसीलिए इन 10 क्वेश्चंस की टोटल मार्किंग आपकी कितनी हो जाती है? 40 नंबर। यानी हर सब्जेक्ट का, यहाँ 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, हर सब्जेक्ट का डिविजनल मार्क्स कितना हो गया? 180। 180 इंटू 4 हमारा जो पूरा पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? 720 मार्क्स। तो भाई ये जो 2 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं ना हमारे हर सब्जेक्ट में, वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनमें से जो 35 क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चन है, ये हमारे कंपलसरी क्वेश्चन है, ये हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और बाकी के दिए गए 15 क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस है कि हम इन 15 क्वेश्चंस में से कोई भी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच नंदिनी मैम, आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि क्या क्या सेक्शंस हैं, किस किस तरीके से हैं, ठीक है। होप कुछ क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में। बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है। बच्चे कहते हैं सर क्या ये वाकई में बहुत भयानक एग्जाम है? तो लेट्स टॉक अबाउट द कंपटीशन। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में, तो ये देखिए यहां पर 2022 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो थे वो करीब 10 लाख के आसपास थे, जो कि बढ़ के 2024 में 12 लाख हो गए, ठीक है। एंड नीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2022 में 17 लाख थे, जो कि बढ़ के 25 लाख हो गए। अब जनरली बच्चों को ना ये सवाल होता है, सर हमारे स्कूल में तो मैं देखता हूँ मेडिकल का सेक्शन छोटा सा होता है, नॉन मेडिकल के बच्चे बड़े ज्यादा होते हैं, तो ये मेडिकल के एप्लीकेंट इतने ज्यादा कहां से निकल रहे हैं? जब स्कूल में तो बच्चे हैं नहीं, तो कहां से आ रहे हैं? तो बेसिकली सबसे बड़ा रीजन जो है कि नीट में एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो है नीट का अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है। नीट में क्या है कि आप जितने मर्जी अटेम्प्ट देना चाहो आप उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि वो लिमिट्स यहां पर नहीं है, तो बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोग्रेशन शायद ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग में जेईई के साथ क्या है, आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है। अब उस ब्रेक की वजह से जो होता है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब नीट भयानक हो गई और जेईई आसान हो गई? नहीं। अब मेरी बात समझना, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं ना बेटा, कोई आपको ये डरा के ना आपको बोलेगा कि हाँ भाई देखो अब एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ है ना कि आपके लिए तो आपकी तो बस की नहीं है, आप कैसे तैयारी करोगे जब तक आप हमें कुछ एक मोटा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दोगे, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। नीट में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो भले ही ज्यादा हैं, पर नंबर ऑफ कोर्सेज भी तो ज्यादा हैं, ठीक है। तो नीट का जो एग्जाम है ये टोटल 10 कोर्सेज के ऊपर आपको सीट्स देता है, ठीक है। और जेईई तो सिर्फ एक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा है,
ठीक है। तो जेई आपको जो एडमिशन दे रहा है वो इंजीनियरिंग में दे रहा है, और ये जो है ये डाइवर्स फील्ड का एग्जाम है, 10 अलग अलग कोर्सेज में आपको पॉसिबिलिटी देता है, और सबके लिए नीट ही है। होम्योपैथी में जाना है उसके लिए भी नीट देना है, वेटनरी के लिए जाना है उसके लिए भी नीट देना है, मेडिकल में भी जाना है, डेंटल में जाना है, जहां पर भी करना है, ठीक है, सबके लिए एक ही कॉमन एग्जाम है। तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, सबको ज्यादा है। चलो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखो क्या लग रहा था, है ना, बहुत कम सीट्स है, शायद 100-200 सीट्स ही होंगी। अबे 23 आईआईटी है, और 23 सिर्फ आईआईटी की बात करें, जिसे तुम कहते हो ना मतलब ड्रीम कॉलेज है आईआईटी, उसके अंदर है 17,300 सीटें। तुम्हें कितनी चाहिए? एक। ठीक है, तो 17,000 में से भी तुम्हें एक नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार। ठीक है, देन ट्रिपल आईटीज की बात करें, 26 ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है, करीब 7,000 सीट्स इसके अंदर भी हैं, और दे आर आल्सो समहाउ वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, जो जैसे आईआईटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कई हद तक उनको टक्कर दे रहे हैं ट्रिपल आईटीज, इनफैक्ट कुछ ट्रिपल आईटीज तो आईआईटी से भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस है। देन बहुत जबरदस्त रेप्यूटेशन है एनआईटीज की। ठीक है, तो एनआईटीज की बात करें, 32 एनआईटीज हैं और 23,000 सीटें, करीब नहीं 24,000, करीब 24,000 सीट जो हैं ये एनआईटीज दे रहे हैं। देन गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, 8,000 सीट्स तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन से मिल रही है। जो कहते हैं ना इंजीनियरिंग तो बहुत महंगा कोर्स है, पता नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले फैमिली का बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा, उसके बाद सोचेंगे इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी है। कम ऑन यार, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा इनकी फीस नहीं है। टोटल अगर मैं बात करूं 57,000 तो रेप्यूटेड सीट्स हैं। इंजीनियरिंग तो उसके बाद भी होती है, ठीक है, बहुत सारे और कॉलेजेस भी हैं जो कि इंजीनियरिंग कराएंगे, बट 57,000 सीट्स तो टॉप नॉच टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस में हैं। ठीक है, तो 4.6% के आसपास आपका इंजीनियरिंग में स्कोर है कि भाई 4.6% आपका सीट जो होती है एप्लीकेंट्स को वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करीब कोशिश ये करनी है, ठीक है, कि 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो 100 में से 4 का सिलेक्शन, 4 या 5 का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, फाइन, तो इतना मुश्किल में, और ये भी बहुत रेप्यूटेड वालों में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेडिकल की, उसके तो एप्लीकेंट बड़े सारे थे, पर सीटें भी तो बहुत ज्यादा है। ये देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 48,000 सीट्स हैं, 48,000 सीट्स। यस, बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं बहुत ही कम होती है, तो गिनती की शायद 200 300 या 900 सीट्स होती होंगी, नहीं पता ना तुम्हें। प्राइवेट कॉलेजेस में 43,915 सीट्स, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल की पड़ी हुई है। टोटल अगर मैं बात करूं करीब 1,06,333 सीट्स आपके पास अवेलेबल है, 4.25%। अब परसेंटेज में अगर मैं बात करूं ना, नंबर ऑफ एप्लीकेंट से सिलेक्शन की अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो जो हमारा इंजीनियरिंग था उसमें था 4.6%, और मेडिकल में आया ये 4.25%। तो कंपैरेटिवली जो है वो मेडिकल में सिलेक्शन जो है वो ज्यादा टफ है। ठीक है, बट ठीक है, रीजनेबली टफ है। ठीक है, 4% सिलेक्शन इज अ वेरी गुड सिलेक्शन रेट, इतना कम भी नहीं है कि आपको लगे कि भाई सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। देखो मेरी बात समझना, ये भी मैं तुम्हें समझाऊं। देखो आपका सिलेक्शन जो आप जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़े से फोकस्ड हो अपने करियर को लेके, इसीलिए आप वो वीडियो देख रहे हो। आपका कंपटीशन उन बच्चों से तो है ही नहीं ना जो बच्चे बिना पढ़े पेपर दे रहे हैं। आपको पता है जो बच्चा आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इनमें से बहुत बड़ी वॉल्यूम बच्चों की तो वो है जो कि सिर्फ जाके ऐसे ही बस अटेम्प्ट दे आते हैं नाम के लिए, कि भाई मैंने नॉन मेडिकल ली थी तो जेई का पेपर तो देना ही था, मैंने मेडिकल ली थी तो नीट का पेपर तो देना ही था, बिना पढ़े। कुछ जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा अपनी कोई तैयारी नहीं करते। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि फोकस होकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं पूरे इंडिया में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडिया के लेवल पे अगर मान लो 3 लाख 4 लाख बच्चा भी ऐसा है जो फोकस होकर तैयारी कर रहा है, और 4 लाख बच्चा जो फोकस होकर तैयारी कर रहा है, उनमें से 1 लाख का सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन परसेंटेज है क्या वो 4% है? नहीं, इट इज 25%। ढंग से पढ़ाई करोगे, ढंग से सिलेक्शंस की तैयारी करोगे तो 1/4 चांस है कि तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 25% इज अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक नंबर। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस जो था ना वो ये कि पहली चीज तो ये डर निकालूं मैं।
ठीक है, कि ये कोई हाय तौबा नहीं है, इतना शोर मचाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, और इतने मोटे मोटे अमाउंट के चेक काटने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड कोर्स, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक है जो कि आपको मीट करना है, और अगर आप उसकी ढंग से तैयारी करोगे, तरीके से तैयारी करोगे, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट सो वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। देन सर इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें? अब 6th क्लास तो आपको पता है मार्केटिंग गिमिक है, ठीक है ना। जो भी कोई सोचता है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं मेरे पास आते हैं, सर हमारा बच्चा ना सर अब 8th क्लास में जा रहा है सर, हम सोच रहे हो उसको XYZ इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा दे, अभी से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। प्लीज डू नॉट गो फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स। आप समझो ना मेरी बात, मेरे को आज कोई एक सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना है, तो उसका बेस पहले पता होना चाहिए ना, तो उसी के बाद में उसके एडवांस लेवल के बारे में बात कर पाऊंगा। 8th क्लास का सिलेबस कहीं से भी किसी भी तरीके से इससे लिंक नहीं है। कई सोचते हैं सर ओलंपियाड देने से क्या इसकी तैयारी और बेटर हो जाती है, टू सम एक्सटेंट ठीक है, आपका IQ शार्प हो जाता है, पर इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ओलंपियाड एक अलग लेवल का एग्जाम है, ये एक अलग लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो सर क्या राइट टाइम इसको स्टार्ट करने का क्लास 9th है? नहीं। आप समझो ना, गवर्नमेंट ने भी अभी पीछे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई 16 ईयर्स की एज वाली, ठीक है, कि 16 ईयर्स से पहले आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, ये एज लिमिट इसीलिए लगाई थी कि 9th-10th के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया जाता है ये बोल के कि आपको एंट्रेंस की तैयारी करा दी जाएगी, आपको जेई के लिए, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और ये जो वो बोल रहे हैं ना कि जेई के लिए, नीट के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, आप जो 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना बेटा, वो इतना बेसिक पढ़ रहे हो कि वो जेई नीट का अभी बेस भी नहीं है। ओके, तो राइट क्लास जो इसके लिए है वो क्लास 11-12 है। और अब आप बोलोगे सर ये तो हो सकता है शायद वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसेस में एसी क्लासरूम्स में बैठ के ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है सर आप गलत बोल रहे हो। ओके, अब अगली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, लेट मी शो यू। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने भी जो ये सोचा, ये क्यों सोचा यार, क्योंकि वाकई में बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अब सोचो ना, अभी जब आपकी एज है, एक टेंडर एज है, जिस एज में आपको सिर्फ CBSE की तैयारी करनी चाहिए और बाकी टाइम आराम करना चाहिए, अपनी गेम्स खेलनी चाहिए, अपनी हॉबीज को परस्यू करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, वहां पर आप इतने दूर दूर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की ब्रांडेड टी-शर्ट्स पहन के घूम रहे हो, मेट्रो में धक्के खा रहे हो, बसों के धक्के खा रहे हो, और जा जाके वहां पर पढ़ रहे हो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट भी समझा रही है, पॉलिसी मेकर्स समझा रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है इसको एक्सपोज करने की, बट पेरेंट्स के इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हो रहे इस चीज को लेके। तो लेट मी टेल यू एक बार सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, PCMB मैं आपको बताता हूं ना पेपर में आएगा क्या। ठीक है, और क्या वो 9th-10th के सिलेबस से रिलेटेड है। जिनके पास, जो बच्चे ऑलरेडी 9th-10th में हैं, वो लोग अपनी बुक खोल के रखना, अगली कुछ वीडियोस आपके थोड़े काम की है। ठीक है, देखिए ध्यान से आगे की वीडियो। सो क्लास 11th और 12th का क्या सिलेबस है जो इसके अंदर आता है, और क्या बेसिकली आएगा इसके अंदर। देखिए, बात करते हैं फिजिक्स की। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो चैप्टर्स आएंगे, वेक्टर था तुम्हारे 9th-10th में, नहीं था ना, ठीक है, फाइन। देन मैं बात करूं कंस्ट्रेंट्स की, NLM फ्रिक्शंस की, ठीक है, सर्कुलर। अब ये मोशन सोच के बच्चे, सर मोशन चैप्टर मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा था। हाँ, तो तुम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो 6th वाला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और 10th वाला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेम ही है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम तो सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, जो जो टॉपिक जिस डेप्थ में आता है वो अलग है। ठीक है, तो ये बच्चों को दिखता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, सर ये 9th क्लास की बुक में चैप्टर लिखा हुआ है, तो सर अगर मैं एंट्रेंस के लेवल का पढ़ लूंगा तो मेरा वो वाला लेवल, स्कूल वाला लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, तुम यूजलेस से अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ठीक है, तुम्हें जो पढ़ना है वो ढंग से तभी पढ़ना जब इसकी जरूरत है, क्लास 11 से। ये जितने भी चैप्टर्स आप अभी यहां पर 9th क्लास के नाम से पढ़ रहे हो ना, ये क्लास 11th में रिपीट होते हैं, और जब ये रिपीट दोबारा होंगे तो वहां पर हम आपको इन चैप्टर्स को एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे। जो डेरिवेशंस, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, क्लास 11th में डिस्कस करूंगा, ये मैं 9th क्लास के बच्चे को थोड़ी बता रहा होता हूं। ठीक है, तो 9th क्लास में तो हम यही बताते हैं, मोशन ये होता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, चल न्यूमेरिकल कर ले बेटा, हो गई 9th क्लास। स्वीट स्वीट सी सुंदर सुंदर सी क्लास है, उसको भयानक मत बनाओ।
ठीक है, 11th क्लास का लोड 11th क्लास से लो, 9th क्लास से थोड़ी लोगे। अगर मेरी बात सुनना, अगर इतना लोड ले ही सकते हो तो एक काम करो ना, पेरेंट्स की हेल्प करो, बेचारे वो भी जॉब पर जाते हैं, कमाते हैं, तो मैं काम करो, तुम स्कूल भी चले जाओ, स्कूल के साथ थोड़ी देर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर दो, है ना। नहीं कर सकते ना, नहीं फिजिबल ना। सेम वे बेटा, क्लास 11th का लोड क्लास 9th के बच्चे को देना टॉर्चर है, ठीक है। तो वो टॉर्चर देने की जरूरत आपको नहीं है, राइट टाइम पे राइट चीज करेंगे, ठीक है। देन रैशनल मैकेनिक्स की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं मैं, कैपेसिटर्स की बात करूं मैं, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं, अब ये देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो 8% वेटेज जो है पेपर में इसकी आती है, ठीक है। अब ये 9th क्लास तक के किसी बच्चे को पता भी नहीं है और ना कोई बताएगा इसके बारे में, ठीक है। 11th के चैप्टर 9th में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। अब ये देखिए, ईएम की बात करूं मैं, 5% वेटेज इसकी आ रही है। यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करूं, 3% वेटेज इसकी आ रही है। रे ऑप्टिक्स की बात करूं, 14% वेटेज इसकी आ रही है। अब रे ऑप्टिक्स तो 8th क्लास का बच्चा वो बना लेता है ना, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस के डायग्राम, मिरर के डायग्राम। अच्छा, तो मतलब अगर वो डायग्राम आते हैं तो 14% आईआईटी जेईई का पेपर क्लियर हो जाएगा? प्लीज नहीं, ठीक है। वो अलग टॉपिक है, एक अलग डेप्थ में है, वो तब पढ़ाया जाएगा जब उसका काम होगा, और हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे उसमें, ठीक है। थर्मल फिजिक्स की बात करें, ये तो तुमने कभी देखी भी नहीं, ठीक है, फाइन। तो ये जो फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये देखो, साउंड एंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स की बात करूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोटर्स की बात करूं मैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करूं मैं, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करूं मैं, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स 11% वेटेज की आती है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स तो तुमने कभी 10th क्लास के सिलेबस तक तुम्हारे इंडेक्स में भी नहीं है, फाइन। तो 9th 10th क्लास का वो बच्चा जो कि 9 10th के चैप्टर्स के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, ये सोच के कि शायद वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, वो एक्चुअल में अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा अपना टाइम उन 9 10th के कंसेप्ट्स पे बनाओ और उन 9 10th के कंसेप्ट्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर दो, और वो जो सुपर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स होंगे वो आपके काम आएंगे जब आप 11th 12th में उसकी तैयारी करेंगे, तो फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच नकुल सर, आपने वैसे सारी चीज़ें डिटेल में बच्चों को एक्सप्लेन कर दी है। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नीरज और मैं एस्पायर जेईई नीट प्रोग्राम में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो डियर कार्बन फैमिली, आज मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में एक छोटी सी कहावत है, बच्चे भी कहते हैं कि सर थोड़ा वेट करो, केमिस्ट्री रंग बदलेगी। लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट्री है और जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री है बेटा, वो कभी रंग नहीं बदलती, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। और जो बच्चा एनसीईआरटी को अपनी गीता समझकर पढ़ेगा, वो समझ लो कि वो चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, वो 110% क्लियर कर सकता है। ये सबसे बड़ा वहम हम बच्चे पालकर चलते हैं कि जब तक हमारे पास मोटी मोटी किताबें नहीं होंगी, जब तक हम एमएस चौहान की किताब नहीं पढ़ेंगे, ओपी टंडन की किताबें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना। अगर आपने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया, आपने एनसीईआरटी को नहीं फॉलो किया, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ चैप्टर की वेटेज लेकर आया हूं जो इस नीट और जेईई के एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, यही नहीं देखता कि उसे किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है और किस पर नहीं देना है, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा। ध्यान से देखें तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है बेटा, पूरी 8% की वेटेज लेके बैठा हुआ है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें बेटा, 4%। अगर हम बात करें बेटा स्टिशियोमेट्री की, जो कि हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर है, गैस लॉज की अगर हम बात करें, 4%। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, बच्चा पागल हुआ रहता है, सर इक्विलिब्रियम नहीं आता, इक्विलिब्रियम नहीं आता सर, हमारे तो क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, क्या करें क्या ना करें। बेटा वेटेज तो देखो, बहुत ही कम वेटेज है ही नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, नहीं है वेटेज, तो क्या सर इन चैप्टर को पढ़े ना? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे की बात करें चैप्टर की, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको अच्छे से पता है कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास के अंदर है। इतनी चीजें तो हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि हम एस्पायर नीट और जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्लास 11th का चैप्टर है, 4% वेटेज रखता है। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बेटा 2% की इसकी वेटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री,
दैट इज अराउंड 8%। तो क्यों ना हम यहां पर ज्यादा ध्यान दें ना कि इस 1% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। बच्चे 10 घंटे यहां लगा देंगे और यहां पर लगाएंगे 4 घंटे, क्योंकि उसे लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स तो इजी सा चैप्टर है, फटाक से हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमें वेटेज के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजिकली हम एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और नीरज सर है ना साथ में, आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तभी जाकर ये एग्जाम क्लियर होगा। तो हम दोनों का साथ मिलेगा, तभी एस्पायर और नीट जेई प्रोग्राम के थ्रू आप सक्सेस 100% अचीव कर पाओगे। देखो बच्चे, मेटलर्जी और डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे डरावना चैप्टर लगता है बच्चों को, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर जो है हमारा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बाद में पढ़ा देना, बाद में पढ़ा देना, पहले ऑर्गेनिक करवा दो सर, पहले ना फिजिकल करवा दो सर, ऑर्गेनिक पे हाथ मत, ऑर्गेनिक करवा दो पर इनऑर्गेनिक पे हाथ मत लगाओ। देखो इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक एलिमेंट 12% वेटेज लेके बैठा हुआ है, तो कैसे छोड़ दूं इस चैप्टर को और कैसे ना तैयारी करवाऊं। तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर आपकी केमिस्ट्री बहुत बेटर हो पाएगी। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना क्रिएट करके हम इसे हेल्थी कंपटीशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें अगर हम ऑर्गेनिक को देखें, ध्यान से देखना ऑर्गेनिक कितनी इंपॉर्टेंट है। 3%, 4%, 3%, 5% और 3% और 2% ऐड करो जरा। 3, 4, 7, 10, 15 और 20% भोकाल है बेटा एकदम केमिस्ट्री का ये। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई, छोड़ दो, जेई और नीट तो हाथ से गया तुम्हारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हद से ज्यादा जरूरी है, और बच्चा यहीं पर ही ऐसी तैसी करवा लेता है अपने। क्यों? वो लगाए रहता है इनऑर्गेनिक कर लूं मैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लूं। बेटा 20% पेपर अटेम्प्ट हो रहा है तुम्हारे यहां पे, समझ रहे हो? और 20% कंप्लीट थ्योरी है। थ्योरी आप लगे रहते हो डी ब्लॉक के चक्कर में, आप लगे रहते हो सॉल्यूशन के चक्कर में, और जो होशियार बच्चे होते हैं, समझदार बच्चे होते हैं, वो यहां मार्क्स ले जाते हैं। कम मेहनत और रिजल्ट ज्यादा, समझे? तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है। तो ये चीजें बताएगा कौन? ये चीजें वहां नहीं बताई जाती जहां 60-60 बच्चे बैठे रहते हैं, 70-70 बच्चे बैठे रहते हैं और तुम्हारे डाउट तक डिस्कस नहीं होते हैं। वो चीजें तुम्हें यहां बताई जाएगी, एक एक क्वेश्चन की डिटेल समझाई जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तभी हम आपके लिए बेटा एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट लेकर आए हैं कि ज्यादा क्वेश्चन ना करके कम क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लो और सिलेबस को बहुत डिटेल में समझ लो। हम सिर्फ जेई और नीट की बात करते रहते हैं, लेकिन हम कभी सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते हैं, सिलेबस को एनालाइज नहीं करते हैं। तो हम टीचर्स आपके लिए आए हैं बेटा, वो सिलेबस एनालाइज करके उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। इंपॉर्टेंट डीपीपीज हमने आपके लिए तैयार किए हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे एरे गहरे क्वेश्चंस नहीं है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो रिपीटेड आए हैं और आपको दिखेंगे वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हुए, और यही एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपने ऑर्गेनिक पे पूरी तरीके से फोकस करना है। ऑर्गेनिक की बेसिक वीडियोस भी आपको मिलेंगी और एडवांस वीडियोस भी मिलेंगी। आपको कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, वहां से उठाऊंगा, ठीक, और तुम्हें हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड से और HVZ तक की जो जर्नी है ना, वो आप एस्पायर पे करोगे और तुम्हें डिफरेंस फील होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, समझी जाती है और की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने सिलेबस कंप्लीट करना है नीरज सर के साथ और अच्छे से जेई और नीट का एग्जाम क्लियर करना है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मजे में? बढ़िया। चलो, मैं जैसे कि नकुल सर ने और नीरज सर ने आपको, नकुल सर ने तो पूरा ओवरव्यू दिया है आपको, नीरज सर ने आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी। अब थोड़ा सा मैथ्स का भी फोकस कर लेते हैं। मैथ्स के सिलेबस में क्या आ रहा है? मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं। मैथ्स के बारे में कहते हैं मैथ्स मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो भैया मेरी आत्मा तो सताने वाली है नहीं, सीधी सी बता दूं, ठीक है ना। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि मेरी आत्मा सताएगी। मैथ्स का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट थ्रू सिस्टम, हैंड सिस्टम। तो यहां तुम्हारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होनी है, आत्मा ने नहीं सताना। और आपको एक बात बता दूं, 9वीं 10वीं 9th 10th का कोई चैप्टर इसमें नहीं आता, चाहे आप वीडियोस में देख लो, चाहे भी मैं वो कंटेंट भी क्लियर कर देता हूं। अब जरा देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं आपको बताऊं कहां है 9th क्लास में। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बट वो बहुत बेसिक है जो कि एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 11th क्लास की जो है वो मेन है, जो कि एंट्रेंस में आती है। 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो आती है। तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, आप उसको सोच के मत चलना, और ये 2% आपके एग्जाम में आएगी। उसके बाद
बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। अब ये ज्योमेट्री आप सोच रहे हो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी, तो ये 9th में भी है ना, थर्ड चैप्टर 9th में बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आप सोचोगे सर ये तो 7th में भी है, सॉरी 10th में भी है। 10th में कौन सा चैप्टर है? 7th चैप्टर है। पहले आपको ये बता दूं कि ये आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएंगे। ये 11th 12th की ज्योमेट्री है, 11th और 12th क्लास की जो आपकी एग्जाम में आएगी। और 12th क्लास की ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कवर करेगी। देखो 2% इसकी भी वेटेज है। अब नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ये तो आपको पता ही है 12th क्लास का चैप्टर, 11th का तो चैप्टर भी नहीं है ये, तो कहां से 9 10th आ गई आपकी इसकी। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस इज फ्रॉम क्लास 11th, ये आपकी 3% आ रही है। अच्छा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 5% का है, इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है, तो इस पर ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा हमारे को। और आप लोग जब कंटेंट्स पढ़ेंगे तो मेरी जो पहली वीडियो है, पहली जो वीडियो बेसिक वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैंने मैट्रिक्स पे ही बनाई है 12th क्लास की, ठीक है। और 11th क्लास की वीडियोस भी आएंगी। उसके बाद पेयर ऑफ सर्कल, ये भी हमारा 11th का टॉपिक है, लाइंस एंड सर्कल्स। उसके बाद कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, दीज आर फ्रॉम द क्लास ऑफ 11 टॉपिक, नॉट आर फ्रॉम द 12th, ठीक है। और 9 10th का तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये देखो 5% की वेटेज इसकी भी है। देखो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री 5% की आ गई, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री 2% की, तो ट्रिग्नोमेट्री तो 7% की एग्जाम में आनी है आपके, जिसमें से ये आपकी 11th क्लास की है और ये आपकी 12th क्लास की है। तो इसका मतलब 9 10 का तो कुछ आया ही नहीं इसमें। उसके बाद कोनिक सेक्शन 10 नंबर का सारा 11th का टॉपिक है, ऑल फ्रॉम 11th। 12th में तो है नहीं, 12th में इसका रिवाइज यूज होता है, थोड़ा एडवांस यूज होता है, बट बेसिक जो है सारा 11th में, और वो आपके 11th क्लास का जो है कोनिक सेक्शन 10 नंबर का पेपर में आएगा आपके। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, दीज आर नॉट फ्रॉम द 9th, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि 12th में भी यूज में होती है। ये आपकी यूज होंगी 12th में वेक्टर थ्योरी में, और जो हमने यूज करनी है 9 10 की थ्योरी में नहीं आएगी ये। उसके बाद आ गया ना वेक्टर बी और 3D भी, ये भी हमारी 11th 12th क्लास के टॉपिक है। 5% इसकी वेटेज है, 5% इसकी वेटेज है। तो ये देखो आप, अभी तक तो 9 10 का कोई टॉपिक आया नहीं है, सारा का सारा 11th और 12th के टॉपिक्स पे है, तो इनमें से तो कुछ नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं, क्या उसमें कोई 9 10th का टॉपिक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं आया बेटा, सारा का सारा टॉपिक हमारे 11 12th का स्टडी करा हमने। नेक्स्ट देखो जरा बेटा एक बार, अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब यहाँ जो टॉपिक है उनमें देखो आपके पास क्या क्या चैप्टर्स है, वेयर आर द चैप्टर्स फ्रॉम देयर, एंड ये कहां से आएंगे आप देखिए जरा। अब आप में इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे 11 12 की थ्योरी पे हैं, जरा ये देख लेते हैं एक बार, इनकी वेटेज देख लेते हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला लोगरिथमिक। लोगरिथमिक बेटा ये चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, 12th क्लास के इसमें कंसेप्ट्स में यूज होता है। ये जो चैप्टर है ये पहले 11th में होता करता था, अब उसकी एनसीईआरटी में से हटा दिया, बट आपको हम लोग वीडियोस में पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन से समझाएंगे, ठीक है। हाँ 12th में यूज होता है हल्का फुल्का, लेकिन जो आपको 11th में एंट्रेंस में यूज होना है वो 11th में नहीं है। मैं एंट्रेंस में थोड़ा सा अलग लेवल है वो आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ये आपका 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी से यूज हो रखा है, और प्लस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमने 12th का भी डाला हुआ है, तो वो आपके पेपर में आता है। इसमें 9 10 का कोई कंसेप्ट नहीं है। 1% आपकी वेटेज होगी लोगरिथमिक की, क्वाड्रेटिक की 3%। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो मैंने कहा ना, ये सीधा का सीधा जुड़ा हुआ इसी से चैप्टर है, जो कि 6% आपके पास आएगा। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज द चैप्टर दो की 2% है, और ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है। बाइनोमियल, ये भी 11th क्लास का चैप्टर है, जो कि 2% आपकी इसमें आएगा थ्योरी में। प्रोबेबिलिटी, ये 11th की भी यूज होगी बेटा, और इसमें 12th की भी, दोनों क्लासेस की यूज होनी है, जो कि 5% वेटेज पे आपकी आएगी। उसके बाद फंक्शंस, यस ये भी 11th क्लास में है और 12th में भी है, तो दोनों क्लासेस का फंक्शंस यूज होगा, जो कि 5% वेटेज पे आपके पास कवर करेगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो 11th क्लास में बच्चे को मैंने बार बार भी बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ढंग से पढ़ लिया तो 12th क्लास का 50% सिलेबस वो पैसे कवर कर लेता है। तो अब आपको यहाँ पर जो है एंट्रेंस में भी इसको देखो कितने इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे बेस हमारा 12th क्लास का डिफरेंशिएबल चैप्टर है, जो कि 6% आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव आपका आएगा, दोनों जुड़े हुए चैप्टर हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो 8% की वेटेज तो इन दोनों की होगी हमारी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये इसी का नीचे थ्योरी है 7%, तो इसका मतलब है टोटल वेटेज होगी आपकी 15%। तो ये 15% की जो वेटेज है ये डेरिवेटिव के आपकी, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है और 12th का भी है इसमें। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल आपका हो गया ये 8% का यहाँ पे। तो इसका मतलब है जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे किसके हैं, 11th और 12th के। इसमें कोई सा भी टॉपिक 9th का नहीं है, कोई सा भी टॉपिक 10th का नहीं है, और सारे के सारे टॉपिक 11th की स्टडी से मिलकर के 12th में हमारे पास गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे 11th और 12th की स्टडीज में गए हैं, 9th 10th का कुछ नहीं है। तो आप लोगों को इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा, बेसिक स्टडीज होंगी। आपको 2 लाइव वीडियोस मिलेंगी, 2 लाइव वीडियोस में एक एक टॉपिक का कंसेप्ट को हम समझाएंगे।
तो बेटा ये आपका सारा का सारा सिलेबस मैंने डिस्कस करा है, जो 11th और 12th के टॉपिक्स हैं सारे। बाकी आप लोगों के साथ अभी एस्पायर प्रोग्राम से जुड़ना है सबने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी 11th 12th या पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए और एस्पायर प्रोग्राम से जुड़िए। और जितनी भी हम लोग आपके साथ मेंटली जुड़ेंगे और जितना आप लोग को प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, आप देखना आपका रिजल्ट भी बेटर आएगा, आपको लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई बच्चों, अब बारी आ चुकी है बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को डिस्कस करने की। हमारा बहुत भयंकर, बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस वाला एक सब्जेक्ट होता है नीट एग्जामिनेशन के लिए, जो है हमारा मेन, हमारा कोर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी में हमारे क्या क्या डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कैसे 11th और 12th में ये सिलेबस डिवाइडेड है, क्या वेटेज रहती है हमारे नीट एग्जामिनेशन में, ये हम आगे के कुछ टाइम में डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ना आपके लिए मात्र एक सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी इज एग्जैक्टली लाइक अ लैंग्वेज, ठीक है ना। आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे जो स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी बायोलॉजी एक्सपर्ट्स है, वो भी बात करते हैं आपस में। और वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? बायोलॉजी की भाषा में बात करते हैं। तो बायोलॉजी ना हमें एक सब्जेक्ट ध्यान में रख के नहीं पढ़ना है, हमें एक भाषा ध्यान में रख के पढ़ना है। ये हमारी वो भाषा है जो हमें 2 साल इतने अच्छे से सीखनी है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा नीट एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन की भाषा, उस क्वेश्चन का मीनिंग हमने अगर नहीं भी पढ़ा कहीं पे, तो हमें वो मीनिंग समझ में आ जाए और हम अपना आंसर बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकें। भाई हमारी ये जो भाषा है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सीबीएसई में हम एक ही चीज बोलते हैं, हमें बायो पढ़नी है। क्लास 11th की बायो की एक बुक है, क्लास 12th की बायो की एक बुक है। पर जब हम नीट की बात करते हैं ना, नीट में हम ऑलरेडी इसको 2 भाषा में बांट चुके हैं। पहली भाषा है हमारे प्लांट्स के बारे में, दैट इज बॉटनी, और सेकेंड जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, ये हमारे एनिमल्स के बारे में, दैट इज जूलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा बॉटनी का सेक्शन, जो हमारे क्लास 11th की सिलेबस में डिवाइडेड है। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे पास बड़े सारे डिफरेंट चैप्टर्स है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। ये सब हमने 9th 10th में इनका जिक्र भी नहीं किया है, इनके बारे में सुना ही नहीं है। उसके बाद आती है हमारी भाषा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। कुछ नहीं पता हमें इन वर्ड्स के बारे में जब तक हम 11th क्लास में एंट्री नहीं लेते। तो हमारा जो बेस बनेगा, हम जो पढ़ेंगे आगे नीट के लिए, वो हमारी शुरुआत होगी क्लास 11th की एनसीईआरटी से। क्लास 11th की एनसीईआरटी पे क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इससे हमारी भाषा का बेस बनेगा। हम एबीसीज पढ़ेंगे और आगे चल के अपना पूरा नीट का जो सिलेबस है, नीट की जो प्रेपरेशन है, उसको फुलफिल करेंगे। फिर आते हैं हमारा जो चैप्टर है सेल। अब ये देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, भाई सेल तो 9th में भी पढ़ा था ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पर क्या वही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बस मात्र एक डिस्कस करना, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या वही पेपर में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में आपको चैप्टर दिया गया है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमारा क्वेश्चन बनके हमारे सामने आ जाती है नीट के पेपर में। तो हमारा पूरा का पूरा जो कहानी है, हमारी पूरी जो एनालिसिस है, तैयारी है, वो कहां से शुरू हो जाती है? क्लास 11th में एनसीईआरटी पकड़ते हैं। आगे चलेंगे, हमारे पास आते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 3 स्टेप्स में 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक खत्म हो जाता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। वही 3 स्टेप्स एक चैप्टर बनके, जिसका वेटेज बहुत ही भारी भरकम है आपके नीट एग्जामिनेशन में, आपके सामने आ जाता है। कमिंग टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल अबाउट कि हमारे प्लांट में किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नहीं रिलीज होते हैं। ये तीनों के तीनों चैप्टर 8, 9, 10 आते हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में, जो 11th क्लास की बॉटनी में सबसे ज्यादा हैवी वेटेज रखता है। आगे चलते हैं, मूव करते हैं, हमारी क्लास 12th की बॉटनी को डिस्कस करते हैं। भाई कंपैरेटिवली आप देखोगे यहाँ चैप्टर्स कम है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हुए। सारी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छे से हम डिस्कस करते हैं, ऑल डिफरेंट मेथड्स। और फिर चलते हैं हमारी भयानक लैंग्वेज नंबर 2, जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में किस तरह से, किस साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया, उसका क्या एनालिसिस दिया, उसकी थ्योरी रखी गई या नहीं रखी गई, उसके थ्योरी के हम डिफरेंट रूल्स लगा के किस तरह से डिफरेंट क्रॉसेस सॉल्व करते हैं, ये सारा सेक्शन हम पढ़ते हैं चैप्टर 13 में। डीएनए के बारे में पढ़ते हैं हम चैप्टर 14 में। ये है हमारा जेनेटिक्स का बेस, जो हम क्लास 12th में पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी कुछ भी डिटेलिंग हमने 9, 10 में डिस्कस भी नहीं करी होती।
आगे आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इतने बड़े बड़े हमारे इकोसिस्टम के रूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स, किस तरह से इकोसिस्टम को जज किया जाता है, ये सारी की सारी डिटेलिंग हम करते हैं हमारी क्लास 12th में। पूरा का पूरा अगर आप क्लास 12th का बॉटनी का सेक्शन देखोगे तो जो सबसे हैवी वेटेज का सेक्शन होता है वो होता है आपका जेनेटिक्स का सेक्शन एंड देन योर रिप्रोडक्शन का सेक्शन। सो कमिंग हियर, अगर हम फटाफट से एक बार क्विक पूरी बॉटनी की एनालिसिस देख लें तो ये है हमारा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लांट फिजियोलॉजी है कहाँ 13% बॉटनी पे, और वहीं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है कहाँ 24%। तो बॉटनी इज इक्वली डिवाइडेड इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। जितना अच्छे से हमें 11th में पढ़ना है उतना ही अच्छे से हमें क्लास 12th में भी उसका एनालिसिस करना है, तब जाके हमारी बॉटनी की फुल फ्लेज्ड तैयारी और फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन होती है। आगे चल के बात करते हैं जूलॉजी के टॉपिक्स के। अब जूलॉजी के जो टॉपिक्स हैं आप देखेंगे हमने 11th क्लास से स्टार्ट करा है, हमारे पास कुछ 9 चैप्टर्स है, जिसमें सबसे हैवी वेटेज आप देखेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन के बारे में, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन ह्यूमन के बारे में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमन के बारे में, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये पूरा का पूरा यूनिट ही हमारा 11th का जूलॉजी का क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हमारे पास आते हैं, दैट इज एनिमल किंगडम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इलस्ट्रियस चैप्टर इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स जो हमें याद करने होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। साथ ही में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनका मॉर्फोलॉजी, उनका एनाटॉमी, उनका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब हम डिस्कस करते हैं। अगर क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th की अगर आप जूलॉजी यहाँ पे देखेंगे, अगेन वी हैव अ लेसर चंक इन क्लास 12th, बट यहाँ पर जो चंक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ह्यूमन हेल्थ में। हमने नहीं सुना ये 9th-10th में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, थोड़ा बहुत बेसिक हम पढ़ के आए हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था ये 2 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इवोल्यूशन का हमने जिक्र ही नहीं किया 9th-10th में। और हमारा सबसे अपगोइंग एंड ग्रोइंग फील्ड जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या ऐसी हमारे पास मार्केट में डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजीज हमने बना दिए हैं, ये सारी की सारी चीजें हम क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। अगेन इसका जिक्र हम 9th-10th में करते ही नहीं। तो कितनी सारी हमने ऐसी चीजें देखी जो हम कभी हम सुनेंगे ही नहीं हमारी 9th-10th क्लासेस में। हमारी वो भाषा, हमारे वो टर्म्स हमारे सामने सबसे पहले आएंगे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। यही है हमारा बेस, यही है हमारी क्लैरिटी कि जो हमने बिल्डिंग बनानी है ना, जिसका नाम होगा नीट, जिसका नाम होगा एडमिशन, उस एडमिशन की जो हमने नींव डालनी है वो डालनी है क्लास 11th और क्लास 12th। इसकी भी एक बार फटाफट से वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप वेटेज देखेंगे, जैसे कि अब हमने देखा, द मैक्सिमम वेटेज ओवर हियर यू विल फाइंड दैट 45% ऑफ योर एंटायर ह्यूमन ऑफ योर एंटायर जूलॉजी इज हैविंग ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चंस। यानी क्या सिंपल सी बात हो गई कि भाई मैंने जूलॉजी पढ़ी, अगर मैं सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ के चली गई ना, लगभग 50% क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही कर दिए। बचे हुए 50% में मेरे बाकी के चैप्टर्स 11th-12th में जो बचे चैप्टर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। इसी तरह से, इसी एनालिसिस के साथ, इसी प्रैक्टिस के साथ हमने आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टर्म का मीनिंग जानना है, अपनी डिक्शनरी बनानी है, अपनी इस भाषा को समझना है। एक बारी आपने और मैंने इस भाषा को समझ लिया ना, हम सामने वाले का जो ये भाषा का टर्म होगा हम बड़े आसानी से उस क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर हमने वो क्वेश्चन कभी ना भी देखा हो, उसके बारे में कभी जिक्र ना भी किया हो, अगर हमें बायोलॉजी की भाषा आती है जो हम इस एस्पायर प्रोग्राम में साथ में सीखने वाले हैं, इस भाषा के थ्रू हम वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं सर कि IIT JEE के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, पता है, कई लोग आपको ये कहते हैं कि नॉन अटेंडिंग स्कूल कर लो, स्कूल जाना जरूरी नहीं है, CBSE पढ़ना जरूरी नहीं है, CBSE की बुक्स को आग लगा दो, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये IIT JEE की तैयारी करो, सिर्फ IIT JEE की तैयारी करो, है ना। चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। यस, पहला परसेंटेज मार्क्स। अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं तो आप JEE के लिए तभी एलिजिबल हैं, ठीक है, जब आपके 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए PCM के स्कोर में।
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स यू रिक्वायर मिनिमम 75% मार्क्स, ठीक है। एंड टेलिंग यू कुछ साल से जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, अभी मैं बात करूं रीसेंट जो फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ था, ठीक है, दे आर नाउ सेटिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट पेपर्स दे कैन, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल के पेपर वो सेट कर रहे हैं। एंड अब 75% सीबीएसई में खींचना भी धीरे 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 और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो सीबीएसई की तैयारी अपनी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मान रहा हूं क्लास 11-12 से आपको अब एंट्रेंस की तैयारी साथ के साथ शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। 11th से ज्यादा लेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 11th तो शुरू कर ही देना चाहिए आपको, ठीक है। तो 11th क्लास में ये अपने एंट्रेंस को तो फोकस करो, पर एंट्रेंस के साथ साथ बेटा अपने सीबीएसई कोर को फोकस करो। सोच के देखो ना, तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया और तुम्हारी ये परसेंटेज आई 70%, ठीक है, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा कि तुम्हारी वो मेहनत भी जो तुमने एंट्रेंस पे इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत करी, वो मेहनत भी सारी की सारी वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने सीबीएसई पे फोकस नहीं किया। नाउ बच्चे एक बात और बोलते हैं, सर जब मैं एंट्रेंस के इतने हाई लेवल की प्रिपरेशन कर लूंगा तो क्या मेरे सीबीएसई की प्रिपरेशन नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। नो लेट मी टेल यू व्हाई। एंट्रेंस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ओके, एंड सीबीएसई का जो पेपर है वो एक सब्जेक्टिव पेपर है। सीबीएसई के सब्जेक्टिव पेपर में आपको आंसर्स लेंथ में लिखने हैं, उनके पॉइंट्स लिखने हैं, आपको सारे के सारे उसके नोट्स बनाने हैं, आपको वो याद करने हैं, बड़े बड़े आंसर लिखने आने चाहिए। वहां पे प्रेजेंटेशन भी काम करेगी, टाइमिंग भी काम करेगी, सब कुछ काम करेगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को करने की अप्रोच, उसमें ऑप्शन बेस्ड हम अप्रोच फॉलो करते हैं, उसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। अब वो शॉर्टकट जो तुम एंट्रेंस एग्जाम में लगा रहे हो, वो शॉर्टकट तुम सीबीएसई के पेपर में लगाओगे, स्टेप्स ही नहीं होंगे तो वो स्टेप्स के नंबर ही नहीं देगा, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको करना जरूरी है, वो सीबीएसई की तैयारी भी पैरेलल करनी जरूरी है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज अगर इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज चला जाए, ठीक है, कि जो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एंट्रेंस करने से सीबीएसई की तैयारी हो जाएगी, या एक मिथ है कि सीबीएसई की तैयारी बहुत अच्छे से कर दोगे तो एंट्रेंस की तैयारी हो जाएगी, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये दो अलग 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 चीजें हैं, ठीक है। अगर आप एक की तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ आपको दूसरी की तैयारी पैरेलल शुरू करनी पड़ेगी, बट क्लास 11th एंड 12th ओनली, ओके, उससे छोटी क्लास नहीं, ठीक है। 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, ठीक है। तो प्लीज ये 6th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, साइकिल चलाने दो, घूमने दो गलियों में, ठीक है। उनको ये इस चीज में अभी मत डालो, ठीक है। देन देयर इज देयर एनी एज लिमिट? नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो एज लिमिट, बट हाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके लिमिट है कि आप 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा अटेम्प्ट देने, मतलब देखो हर साल में 2 अटेम्प्ट हुए ना, ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट मतलब 6 अटेम्प्ट्स आप टोटल दे सकते हो। अगर आपको इससे ज्यादा अटेम्प्ट देने हैं तो आपको फिर बीच में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 से ज्यादा कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप नहीं दे सकते। अगर आपका मेंस क्लियर हो गया तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एडवांस? तो एडवांस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टॉप 2,50,000 कैंडिडेट्स है ना, 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। मैंने क्या कहा था, ढंग से पढ़ के देने वाले बच्चे ही 4 लाख होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे का एडवांस तक तो वो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार ये, ठीक है, फाइन। तो 2.5 लाख बच्चा जो होगा वो एडवांस का पेपर देगा। बात करते हैं नीट की। तो नीट में क्या है, ठीक है, नीट में सर क्या सीबीएसई को इतना फोकस देने की जरूरत है? भाई 50% की एलिजिबिलिटी है, तो सीबीएसई को यहां पर हम कहते हैं कि भाई सीबीएसई को ज्यादा फोकस देने की जरूरत शायद ना होती अगर ये पेपर सीबीएसई बेस्ड ना आता। हाँ, नीट का जो पेपर है, मेडिकल का जो पेपर है, वो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आपने एनसीईआरटीज की ढंग से तैयारी करी है तो आप 50% के लिए क्यों रहोगे, आपके नंबर ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहां पर इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाती है। तो हम कहते हैं सीबीएसई के लिए, तो वहां पे सीबीएसई तुम्हारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि सीबीएसई का जो लेवल है वो पेपर के अंदर आ रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन पेपर में आएगी। यहां पर एज लिमिट भी है, भी 17+ मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हो। इसी वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। बट देन डोंट वरी, नंबर ऑफ सीट्स भी उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा हैं, ठीक है। देन नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, हाउ कैन इंस्पिरेशन हेल्प यू? हम आपको कैसे हेल्प करेंगे इस चीज में और आपकी इस जर्नी में, ठीक है। हाउ कैन वी बी अ पार्टनर टू योर सक्सेस? नाउ इंस्पिरेशंस has designed a unique course which we call it as Aspire JEE NEET. Yes.
व्हाट इज दिस कोर्स एस्पायर जेई नीट? देखिए बच्चे, हम आपको एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे और एंट्रेंस की तैयारी टॉर्चर करके नहीं कराएंगे। क्या मतलब? कैसे होगी ये एंट्रेंस की तैयारी, जरा आगे समझते हैं। ठीक है, हमारी टीम है, वी आर द टीम ऑफ 7 एक्सपर्ट टीचर्स, जो कि आपको पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कराएंगे फॉर क्लास 11th एंड 12th बोथ। ठीक है, सो इसके लिए हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ये 3 प्रोग्राम्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। देयर आर, यू कैन आइदर एनरोल फॉर पीसीएम और यू कैन एनरोल फॉर पीसीबी और पीसीएमबी। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। इट इज अ ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, एंड उस ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम में व्हाट वी विल बी कवरिंग, यस, सो देयर विल बी 7 एक्सपर्ट टीचर्स हु विल बी रिकॉर्डिंग 352 वीडियोस। अब ये वीडियोस क्यों सर? अब मेरी बात समझना बेटा, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वीक में आप एक दिन आ जाओ मेरे पास, यहां बैठ जाओ और यहां बैठ के 6 घंटे 8 घंटे ढंग से पढ़ाई कर दो। ठीक है, मेरे को भी पता है आपकी कंसंट्रेशन 6 घंटे 8 घंटे के लिए नहीं बनी। एक एवरेज कंसंट्रेशन की बात करें, बच्चा 1-1.5 घंटे के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं लूज करना शुरू कर देता है। अगर आपको मैं 6 घंटे अपने पास बिठा के पढ़ा रहा हूं तो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। व्हाट आई डू कि जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को हम आपको वीडियोस की फॉर्म में हमारी ऐप में दे देंगे। अब लेट सपोज मैं आपको हर वीक फिजिक्स की दूंगा 2 वीडियोस। ठीक है, तो 2 वीडियोस मैंने आपको फिजिक्स की दी और आपको मैं पूरे वीक का टाइम दूंगा कि इस पूरे हफ्ते में बेटा वो 2 वीडियोस जो हैं वो देख ले। जितनी बारी देखनी है उतनी बारी देख ले, जितने पार्ट्स में स्प्लिट कर करके देखनी है उतने पार्ट्स में स्प्लिट करके देख ले। तो आपको क्या करना है बेटा, अपना डिवाइस अपने सामने रखना है, डिवाइस सामने रख के पेन पेपर उठा लेना एंड पेन पेपर पे अपने नोट्स बनाने शुरू करना। जो जो वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो जैसे जैसे आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से समझना, नहीं समझ में आती दोबारा रिवाइंड करके देखना। अब लाइव क्लास में ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं होती ना, रिकॉर्डेड वीडियोस में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। देन आपके किसी और जगह पे क्लास कितने बजे होती है, किसी और प्लेस पे कितने बजे क्लास होती है, इन सब चीजों के जो बीच में कंफ्लिक्ट आता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपके पास ईज है, रात को 10 बजे अपना होमवर्क से फ्री हुए 10 बजे बैठ के देख लिया। आपको लगता है भाई मैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले आधा घंटा ये वीडियो देख लूंगा, ठीक है, तो स्कूल जाने से पहले तैयार हुए बैठे और थोड़ी देर अपने बैठ के अपने ये वीडियो देखी और अपना कंसेप्ट रेडी किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो हम आपको वीडियोस के फॉर्म में देंगे और ये वीडियोस रिकॉर्डेड आपके पास हमारी ऐप में ही रहेंगी। ठीक है, तो आपके पास ऐप में वीडियोस हैं, आप जब मर्जी चाहो तो जो सा चैप्टर चाहो तो चाहे 1000 बार देख लो, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम आपको हर वीक एक डीपीपी देंगे। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस वर्कशीट होगी आपके पास, ये वर्कशीट उस वीडियो के ऊपर बेस्ड ही है। तो लेट सपोज मैंने आज आपको दी वीडियो नंबर 135, तो उसके बेसिस पे डीपीपी नंबर 135 आपके पास चली जाएगी। आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है और वीडियो को देखने के बाद उस डीपीपी को सॉल्व करना है। अगर आप उस डीपीपी में अटक रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, और वीडियो देख के कोशिश करो उस पूरे हफ्ते में कि आप किसी तरीके से अपनी वो डीपीपी कंप्लीट कर पाओ, चाहे सही चाहे गलत। लेट सपोज अब आपकी फिजिक्स की लाइव क्लास होगी हफ्ते में एक दिन। लेट सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो क्लास हो रही है सैटरडे को। फ्राइडे को आपको अपने उस डीपीपी के आंसर्स को एक जगह पे सबमिट करना है। हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पे अपने आंसर्स को सबमिट करना है। आपके आंसर सही हैं या गलत हैं ये डिस्कस करा जाएगा सैटरडे की लाइव क्लास में। सैटरडे की जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर हम उस डीपीपी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसको करने की करेक्ट अप्रोच क्या थी, किस तरीके से आपको उसे करना चाहिए था। आप मीनवाइल चेक करना कि आपके आंसर सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो, यहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर भी जो जो क्वेश्चंस आपकी गलतियां थी उन गलतियों को आप समझो, उन्हें हाईलाइट करो, मार्क करो और वहीं पर ना डीपीपी के ऊपर अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम रह गई उस क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत करेक्ट अप्रोच है इसको करने की। एंड देन उसी क्लास के अंदर फिर हम डिक्लेयर करेंगे हमारा डीपीपी विनर, कि भाई डीपीपी नंबर 135 का विनर कौन है और नेशनल लेवल पे जो भी होगा वो उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। फाइन, तो डीपीपी विनर्स हम बताएंगे कि भाई किसने डीपीपी सबसे पहले और सबसे एक्यूरेटली सॉल्व करी, सबसे ज्यादा एक्यूरेटली सॉल्व करी। ठीक है, तो उसको हम एक्नॉलेज भी करेंगे। तो एक हेल्थी सा कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने वो डीपीपी में आप फेल हो गए तो हम आपको किसी डाउनग्रेड बैच में डाल देंगे
या अगर आप अगर आप किसी ऊपर के बैच में जाना चाहते हैं, टॉपर्स के बैच में जाना चाहते हैं, तो आपको डीपीपी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो एक बड़ा क्यूट सा कंपटीशन कह रहा हूं, ठीक है, कि जल्दी करो और सबसे ज्यादा एक्यूरेटली करो। हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे और वहां पर अपने फ्रेंड्स के बीच में हम आपको प्रमोट करेंगे कि भाई इस बच्चे ने सबसे पहले किया ये काम, ठीक है। तो वीडियोस आपके पास रहेंगी, वीडियोस के थ्रू आप कंसेप्ट समझेंगे, आप लाइव सेशंस में उनकी डीपीपी सॉल्व करेंगे, टीचर्स के साथ अपने आंसर्स को जो होगा डिस्कस करेंगे। फाइन, तो टोटल 160 प्रैक्टिस पेपर्स होंगे हमारे पास। इसके साथ साथ 4 ऑफलाइन एग्जाम होंगे। अभी हमारी मेट्रो सिटीज दिल्ली, पंजाब नहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पंजाब में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब में 4 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें हमारा टाई अप हो चुका है, वहां पर हम आपके ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो 4 ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, आपको सेंटर दिया जाएगा, आप सेंटर पे जाएंगे और वहां जाके अपना जो भी कोर्सेज के लिए आपने एनरोल किया है उसका ऑफलाइन पेन पेपर मोड पे या सीबीडी मोड पे अपना एग्जाम जो होगा वो अपीयर करेंगे, ठीक है। सो आपको मॉक प्रिपरेशन भी हो जाएगी, चैप्टर के कंसेप्ट्स भी आपको पता लग जाएंगे, कंसेप्ट आपके पास रहेंगे, आपके पास कन्वीनियंस, आपको जब पढ़ना है, जिस टाइम आपको पढ़ना है आप उस टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है, फाइन। और उसके बाद उसके से रिलेटेड आपको वर्कशीट्स मिलेगी, उसको आप पूरा वीक बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और लाइव क्लास में अपने टीचर्स के साथ वो चीज डिस्कस करेंगे। दिस इज हाउ विल मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत स्ट्रेस फ्री अप्रोच है एज कंपेयर टू आप ये बोलो भाई, कई कई बच्चे क्या करते हैं पूरा वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक वो बेचारे स्कूल में रहते हैं एंड सैटरडे संडे अपने 6-6 घंटे एंट्रेंस इंस्टीट्यूट्स में खराब कर देते हैं, ठीक है। तो 6-6 घंटे वहां बैठने की जरूरत नहीं है, आपको जब टाइम लगे ना, आप अपने को आपको लगे आज मंडे मेरा होमवर्क कम था, मैं 9 बजे फ्री हो गया था, ठीक है, तो मैंने डिनर किया आराम से 9:30 बजे तक और 9:30 बजे के बाद मैंने अपनी वीडियो नंबर कुछ भी अपनी प्ले करी और अपने नोट्स बनाने शुरू करे। आपने आज नोट्स बनाए, आपको लग रहा है यार सर याद तो रह रहा है मेरे को टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा मैं भूल रहा हूं, एक बार कल सुबह ना फिर कर दूंगा, ठीक है। जब मैं अपनी स्कूल की वैन का वेट कर रहा हूँ मैं तब कर दूंगा। क्यों स्कूल छोड़ना जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं इसमें स्कूल छोड़ना जरूरी है, नॉन अटेंडिंग पे आ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं है आपके लिए। आप स्कूल के साथ पैरेलली इसको चला सकते हो, बहुत स्मूथली चला सकते हो, ओके जी। क्या ये कोर्स बहुत महंगा है? ये कोर्स एक्सट्रीमली सस्ता होगा आपके लिए, ठीक है। तो इनॉग्रल ऑफर हमारी है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ, वी आर टेकिंग जस्ट 200 रुपीज फ्रॉम फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले 100 कैंडिडेट जो रजिस्टर करेंगे नेशनल लेवल पर उनके लिए फीस है, यस इट इज वेरी ट्रू, इट इज जस्ट 200 रुपीज, 200 रुपए, ठीक है ना। एक वो मैकडी की जो मील होती है, ठीक है, वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो 200 रुपीज पर मंथ में देखो हम ये चाहते हैं कि ना एक फोबिया जो दिमाग में सबके चल रहा है ना इस एग्जाम को लेके वो क्लियर हो। सबसे पहले तो ये फोबिया दिमाग से खत्म हो जाए, ठीक है, कि ये कोई बहुत टफ एग्जाम है, ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं है। हम आपको तैयारी कराएंगे, बहुत प्यार से तैयारी कराएंगे। ये 200 रुपए में आपके पास वो 400 वीडियोस भी रहेंगी, डीपीपीस भी रहेंगी, ऑफलाइन एग्जाम की भी फीस इसी में है, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। 200 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट, ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, यू कैन आइदर एनरोल फॉर पीसीबी प्रोग्राम, पीसीएम प्रोग्राम और पीसीएमबी प्रोग्राम, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, तो डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहो, वो रिक्वेस्ट करना चाहो तो यू कैन कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर दैट इज 9878787087, ठीक है। आप इस पे कॉल कर लीजिए, ठीक है, कॉल करेंगे आपको, हम डेमो वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो ऐड में आता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ठीक है ना, पहले आप वीडियो देखें, आपको वीडियो समझ में आए, आपको लगे वर्थ है तो 200 रुपए खर्च करना। सोचो लोग बिना सोचे समझे 2.5-3 लाख रुपए के चेक दे जाते हैं कहीं पे, ठीक है, इसी एक कोर्स के लिए। फाइन, कोई इतनी मोटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सो आई विल बी योर फ्रेंड एंड मेंटोर थ्रू दिस जर्नी, ठीक है। So you can register in order to register, you can click on the link that is given in the video, or you can go to bit.ly/Aspire JEE NEET, ठीक है। तो Aspire is the name of the app, Aspire JEE NEET, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक करिए एंड देन रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। आपके पास हमारी टीम कॉल बैक करेगी, आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करेगी, आपको ऐप का एक्सेस प्रोवाइड करेगी। सिंपल 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप मैंने आपके काफी सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए होंगे। काफी सारे पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे साथ, ठीक है, तो वो सारी क्वेरीज शायद मैं आंसर कर पाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो यू कैन टॉक टू मी ऑन माय हेल्पलाइन नंबर एंड आई कैन गाइड यू ऑन दिस,
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।